हेलो गाइस। सो आज हमारा सेकंड लेक्चर है डायनेमिक्स ऑफ ए पार्टिकल का हमारा लेक्चर है आज सेकंड लेक्चर 2 डायनेमिक्स ऑफ अ पार्टिकल लेक्चर 2। ओके, तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन्स के सेकंड लॉ के एप्लीकेशन बात करेंगे। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ क्या कहता था? न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता था कि जो एफ नेट है किसी भी पार्टिकल पे वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। न्यूटन्स का सेकंड लॉ कहता था, राइट। तो यहाँ और हमारा क्या तो निकल के क्या आता था? फाइनली निकल के आता था कि जो एफ नेट है वो किसके इक्वल है? एम टाइम्स ए के, वेयर ए क्या है? एक्सेलरेशन है और एफ क्या है? फोर्स है बेसिकली। मेरा एफ है वो इसको टू एम ए के इक्वल है। तो ये हमारा क्या नॉर्मल न्यूटन्स का सेकंड लॉ है। तो इसका हम अप्लाई कैसे करते हैं वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो एक तो यहीं से ही आपको मैंने बहुत बार मतलब बता रखा है, ऑब्वियस चीज़ें दोबारा से नहीं बता रहा, कि इसे हम ऐसे कर सकते हैं कि जो एफ एक्स होगा वो किसके इक्वल होगा? एम टाइम्स ए एक्स के इक्वल होगा। बेसिकली नेट फोर्सेज इन एक्स डायरेक्शन वो किसके इक्वल होगी? एम टाइम्स टोटल एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली नेट फोर्सेज इन वाई डायरेक्शन किसके इक्वल होंगी? वो इक्वल होंगी एम टाइम्स ए वाई। वाई डायरेक्शन में कितनी एक्सेलरेशन है उसका अगर मास से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो नेट फोर्स कितनी वाई डायरेक्शन में लग रही है वो हमारी निकल जाएगी। सिमिलरली एक्स डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन है उसको अगर हम मास ऑफ द पार्टिकल से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमें क्या देगा? नेट फोर्स देगा, जो कि एक्स डायरेक्शन में होंगी। ओके, तो ये तो लाइक ऑब्वियस चीज़ है, इसे मैं दोबारा से कुछ और एक्स्ट्रा नहीं बता सकता, ये इतना यहाँ पे ओके ओके ओके। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक जादू का मंत्र जिससे बेसिकली आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो क्या है? एनालिसिस ऑफ ए बॉडी, कि हम एक बॉडी का एनालिसिस कैसे करते हैं? न्यूटन्स लॉ प्रॉब्लम, इन जहाँ पे न्यूटन्स लॉ लगता है जिन प्रॉब्लम्स में, उस प्रॉब्लम्स को हम कैसे बेसिकली सॉल्व करते हैं। तो ये वाला मैंने आपको ऐसे जब भी बताया था, ऐसा ही एक तरीका जब हम क्या बात कर रहे थे, जब हमने स्टार्टिंग में बात की थी इक्विलिब्रियम की बात की थी, तब मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं। तो सबसे पहले हम मतलब सारे जितने भी फोर्सेज हैं या फिर जो भी एक्ट हो रही हैं बॉडी पर वो ड्रॉ करते हैं, उसे कहते हैं एफ बनाना। देन क्या करते हैं? देन पिछली बार की बात कर रहा हूँ, पहले लास्ट टाइम आपको क्या बताया था, जब इक्विलिब्रियम में बॉडी होती है तो हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। पहले सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लेते थे बॉडी पे जो भी एक्ट हो रही हैं, देन फिर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जिस एक्सिस के अलॉन्ग लाई करी होती थी उसे एक्स और वाई एक्सिस ले लेते थे। उसके अलावा बाकी जो फोर्सेस बची जो कि एक्सिस पे लाई नहीं करी उन्हें रिजॉल्व करते लेते थे एक्सिस के अलॉन्ग। तो रिजॉल्व कर लिया एक्सिस के अलॉन्ग, देन फिर नेट फोर्सेस जीरो कर देते थे। बोले तो राइट लेफ्ट वाली फोर्सेस इसको टू राइट वाली फोर्सेस और अप वाली फोर्सेस इसको टू डाउन वाली फोर्सेस। ऐसे करके हमारा इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चन सॉल्व होता था। सिमिलरली न्यूटन्स के लॉ के मोशन में अब इक्विलिब्रियम तो है नहीं, तो मतलब जो नेट फोर्स होगी वो जीरो नहीं होगी। पहला पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हो? तो सबसे पहला स्टेप तो सेम ही है। सबसे पहले तो ड्रॉ करो एफ बी डी क्या होता है? बेसिकली फोर्स बॉडी डायग्राम, मतलब कि उस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं उन सबको डायग्रामेट्रिकली शो करो। ये आपको पता है जनरली फोर्सेस कौन सी लगती हैं? वेट वाली फोर्स लगती है, नॉर्मल वाली, फ्रिक्शन वाली, टेंशन वाली, ये चार फोर्सेस ही लगती है। तो बेसिकली आपको ये देख ताक के ये फोर्सेस आपको ड्रॉ करनी है। तो एफ आपने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद ये सेकेंड पॉइंट आता है जो कि लास्ट में नहीं था, लास्ट वाले टाइम में नहीं था। क्या है? ड्रॉ करो एक्सीलरेशन डायग्राम। एक्सेलरेशन डायग्राम क्या होता है? बेसिकली कि जो भी वो बॉडी पे एक्सेलरेशन है, जितनी भी वो बॉडी एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो उस डायरेक्शन में डबल एरो ऐसे करके फोर्सेस को तो मैं सिंगल एरो से ऐसे रिप्रेजेंट करता था, या तो ऐसे फोर्सेस लग रही होगी या फिर ऐसे लग रही होगी, जैसे भी लग रही होगी सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करता था। एक्सेलरेशन को कैसे रिप्रेजेंट करना? डबल एरो से। तो उसे डायग्राम में एक्सेलरेशन ऐसे दिखाओ बना के। ओके, थर्ड स्टेप क्या है फिर? इस बार जो हमें एक्सिस चूज़ करनी है, जो एक्सिस चूज़ करते हैं, लास्ट टाइम तो एक्सिस चूज़ क्या की थी? मैक्सिमम नंबर ऑफ फोर्सेस जिस एक्सिस पे लाई कर रही थी वो चूज़ की थी। अब जब एक्सेलरेशन आता है कॉन्सेप्ट में तो हम एक्सेलरेशन को ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो बेसिकली एक्सिस कौन सी करनी है? पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है उसके पैरेलल वाली और उसके परपेंडिकुलर वाली, वो वाली एक्सिस हमें चूज़ करनी है। ओके, देन फोर्थ की बात अगर हम करते हैं तो अगर क्वेश्चन में ए की एक्सेलरेशन है
तो जो उसके पैरेलल वाली होगी उसके एक्सेलरेशन के अलॉन्ग जो परपेंडिकुलर होगी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन, वहाँ पे क्या होगी, एफ नेट तो क्या होगा, एफ नेट 0 होगा किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। अगर सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है क्वेश्चन में, ये मान के हम ये वाली लाइन लिख रहा हूँ बेसिकली, स्टार लाइन है टाइप ऑफ, ठीक है। तो मतलब ये आप एकदम से अगर शॉर्टकट टाइप हो गया एक तरीके से कि क्या कि अगर आपने कि आपको अगर पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन है कुछ उसका, तो आप सीधा सीधा कह सकते हो अच्छा तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो होगा एक्सेलरेशन कुछ आएगा नहीं, इसका मतलब क्या होगा कि जो एफ नेट होगा वाई डायरेक्शन में 0 होगा। तो एफ नेट इसको से 0 इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन, जिस एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली एक्सिस है उसके अलॉन्ग जो एफ नेट होगा वो 0 होगा। बेसिकली वहाँ पे आप इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन लगा सकते हो। ओके, और फिफ्थ क्या है, पैरेलल वाली डायरेक्शन में क्या सिनेरियो होगा, पैरेलल वाली डायरेक्शन में क्या सिनेरियो होगा, क्या सिनेरियो होगा, बेसिकली जो एफ नेट होगा पैरेलल वाली डायरेक्शन में वो किसके इक्वल होगा, एम इंटू ए के इक्वल होगा। पैरेलल डायरेक्शन में ये होगा कि एक्सेलरेशन के जो पैरेलल वाली डायरेक्शन है, तो अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्सेलरेशन हो रहा है तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग तो एफ नेट 0 होगा, बेसिकली इक्वेट कर देंगे ऊपर वाली फोर्सेस को नीचे वाली फोर्सेस के, और जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एफ नेट निकालेंगे टोटल वो मास टाइम्स एक्सेलरेशन का, उसका मतलब ये वाला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ऐसे इन 5 स्टेप से हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एफवीडी बनाओ, एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बनाओ, एक्सिस कौन सी लेनी है, परपेंडिकुलर और पैरेलल टू दी एक्सेलरेशन लेनी है, उसके बाद फिर परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में एफ नेट 0 होगा, पैरेलल के डायरेक्शन में एफ इक्वल्स टू एम ए होगा। सिंपल रूल्स, लेकिन ये याद रखने हैं क्योंकि बैकग्राउंड में मतलब दिमाग में चलने चाहिए जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। क्वेश्चन में गड़बड़ी वही होती है कि स्टेप्स वाइज सॉल्व नहीं करते तो कुछ छूट जाता है, कुछ गलत हो जाता है, एक्यूरेसी कम हो जाती है। लेकिन आपके पास स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी क्वेश्चन सॉल्व करने की, और आपको ज़्यादा आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो ये हमारे 5 स्टेप हैं, इनके बेसिस पे हम एक्सेलरेशन, आगे अब जो क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ, सेकंड लॉ ऑफ मोशन के जो एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे। तो ये देखेंगे ये 5 स्टेप में कैसे लगाता हूँ। ओके, तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन में से भी है क्योंकि यहाँ पे लाइक एक तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन है बेसिकली, ये वाला जो मैंने लास्ट स्टेप करे तो वो इंट्रोड्यूस करूँगा इस क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। और सेकेंडली क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें एक मतलब लाइक एक टाइप का क्वेश्चन है जो कि मेंस लेवल एग्जाम्स में जनरली पूछ लिया जाता है। तो ये क्या है, ये एलिवेटर है हमारी, ये एलिवेटर ऊपर जा रही है मान लेते हैं एक्सेलरेशन ए से। ओके, इसमें ये एक आदमी खड़ा हुआ है, ये आदमी किस पे खड़ा हुआ है, एक वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। ये क्या है, ये क्या है, वेइंग मशीन है, वेइंग मशीन। वेइंग मशीन क्या काम करती है, अगर आपने नॉर्मल घरों में आप देखते हो तो वेइंग मशीन क्या करते हैं, हम बेसिकली वेट नापते हैं अपना, तो वेइंग मशीन पे खड़े होकर नापते हैं, राइट। तो अब ये काम कैसे करती है वेइंग मशीन, तो मतलब आपको पता है कि आप उस पर खड़े होते हो तो कुछ नंबर दिख जाता है, आप उसे अपना वेट मान लेते हो, लेकिन मतलब आपको क्यों क्या पता है कि वो मतलब प्रिंसिपल क्या है वेइंग मशीन का काम करने का, बेसिकली क्यों वो नंबर शो होता है, क्या असल में मेज़र करती है। वेट तो मेज़र करनी, मतलब वेट आपको दिखाती है, लेकिन वेट मेज़र कोई कर सकता है कोई भी चीज़, वही वेइंग मशीन का वेट से क्या मतलब। वेइंग मशीन मतलब वेट कौन लगा रहा है, आप पे अर्थ लगाती है ना, उसकी वजह से आपका कुछ वेट होता है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आपका कुछ वेट होता है। तो अर्थ आप पे लगा रही है, तो मतलब आप पे लग रहा है, अर्थ लगा रही है, तो वेइंग मशीन का तो कुछ रोल आया नहीं ना, तो वो कैसे वेट मेज़र कर रही है, वो मतलब क्या जादू कर रही है कि वो आपको मेज़र कर सकती है वेट। तो जो वेइंग मशीन होती है असल में वेट मेज़र नहीं करती, असल में मेज़र करती है नॉर्मल फोर्स। तो ये एक बड़ा लाइक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि लाइक एग्ज़ाम्स में ना पता हो तो आप गड़बड़ कर सकते हो, या फिर रियल लाइफ में भी पता होना चाहिए, लाइक नॉलेज बढ़ेगी आपकी कि वेइंग मशीन कैसे हमारा वे मेज़र करती है। वो बेसिकली नॉर्मल फोर्स मेज़र करती है। तो ये नॉर्मल फोर्स कौन सी है, बेसिकली ये जो आदमी है और ये जो वेइंग मशीन आपस में कांटेक्ट में है, तो कुछ नॉर्मल फोर्स लग रही होगी वेइंग मशीन पे नीचे की साइड, आदमी पे ऊपर की साइड ऑफ कोर्स। तो जो नॉर्मल फोर्स वेइंग मशीन पे नीचे की साइड लग रही होगी, उस नॉर्मल फोर्स को वेइंग मशीन मेज़र करती है और वो हमारा वेट बताता है। तो इसीलिए क्योंकि अगर सिर्फ वेट मेज़र करती तो आपका अगर वेट क्या होता है एम इंटू जी, आपका जो मास है वो तो चेंज नहीं होता, जो आपकी ग्रेविटी है वो भी चेंज नहीं होती, जी कांस्टेंट रहता है अर्थ के लिए रेस्पेक्ट में, नॉर्मल केसेस में मान लो, है ना, और मास भी सेम रहता है। तो ऐसा क्यों होता है कि जब आप अगर एलिवेटर में मेज़र करोगे अपना वेट मेज़र करोगे एलिवेटर में, अगर एलिवेटर ऊपर की साइड जा रही है तो आपको अगर पता हो तो आपको ज़्यादा वेट आएगा, और अगर एलिवेटर नीचे की साइड आ रही है तो वेइंग मशीन में आप अगेन वेट मेज़र करोगे तो आपका कम वेट आएगा। देख लो, पतला होने का तरीका बता दिया मैंने आपको। अगली बार कोई आपसे वेट पूछे तो एलिवेटर में जब वो नीचे जा रहा हो जब वेट मेज़र करना और उसे बता देना।
तो कम वेट आएगा। खैर मजाक अलग से। तो क्या चेंज हुआ, तो वो जो मतलब यहाँ से आपको पता चलता है कि जो वेइंग मशीन है वो वेट मेज़र नहीं करती, क्योंकि अगर वेट मेज़र करती तो वैल्यू चेंज नहीं होती, क्योंकि आपका मास सेम रहने वाला है, अर्थ की ग्रेविटी सेम रहने वाली है, तो m/g तो सेम आना चाहिए था हर एक जगह। तो वेइंग मशीन क्यों गलत बता रही है? जब एलिवेटर ऊपर जा रही है तो मेरा वेट ज़्यादा क्यों बता रही है, जब एलिवेटर नीचे आ रही है तो मेरा वेट कम क्यों बता रही है, और जब नॉर्मल सरफेस पे रखा हुआ है तो मेरा वेट कुछ क्या बता रही है। तो मतलब चेंज हो रहा है, तो ये चेंज क्यों होता है, तो यहाँ से हमारा लॉजिक समझ आता है कि जो वेइंग मशीन है वेट मेजर नहीं करती, नॉर्मल फोर्स मेजर करती है। नॉर्मल फोर्स चेंज हो सकती है, वो भी आपको पता चलेगा कैसे चेंज हो रही है कैसे नहीं हो रही, क्योंकि वेट तो चेंज नहीं हो सकता ना। तो वेइंग मशीन क्योंकि नॉर्मल फोर्स मेजर करती है, इसलिए वेइंग मशीन पे अलग अलग वेट आपको पता चलता है जब आप अलग अलग सिनेरियो में होते हो। ओके, तो वेइंग मशीन नॉर्मल फोर्स मेजर करती है। तो बेसिकली अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि एलिवेटर ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, तो इस आदमी का अगर इनिशियल मास m था, तो वो अब वेइंग मशीन पे अपना कितना वेट देख रहा होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम इस आदमी का FVD बनाते हैं अगर तो FVD क्या होता है, फोर्स बॉडी डायग्राम। इस बॉडी पे जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो सब करना है। मैंने क्या मेनली 4 फोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले वेट वाली फोर्स लग रही होगी इस पर, हाँ लग रही होगी, कहाँ, नीचे की साइड। कौन लगा रहा होगा, अर्थ लगा रहा होगा। कितनी लग रही होगी, वेट किसके इक्वल होगा, इसके मास टाइम्स ग्रेविटी के इक्वल होगा, W=mg नीचे की साइड। और कोई फोर्सेज होगी इस पर, दूसरी फोर्स कौन सी होती है, नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स क्यों लगती है, कॉन्टैक्ट की होने की वजह से। कॉन्टैक्ट है m मास इस बॉडी का, हाँ है, किससे, वेइंग मशीन से। तो इस पर एक ऊपर की साइड फोर्स लग रही होगी, नॉर्मल फोर्स। यहाँ तक सही है। और कोई फोर्स लग रही है, और देखो ध्यान से, टेंशन बची, टेंशन है नहीं है। और क्या लगता है, फ्रिक्शन है, कहीं स्लिप विप हो रहा है, स्लिप भी नहीं हो रहा, तो फ्रिक्शन में है। तो इस आदमी पे टोटल 2 फोर्सेस लग रही हैं, नीचे की साइड mg, ऊपर की साइड नॉर्मल। ओके, तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया FVD बनाना। दूसरा स्टेप क्या होता है, एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बनाना। एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम में बेसिकली शो करते हैं इस मैन की कुछ एक्सेलरेशन है, ये a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आदमी भी ऊपर जा रहा है साइड, राइट। तो इस मैन की a ऊपर की साइड है, तो ये हम ऐसे डबल एरो से ये शो कर देते हैं, तो एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बन गया। तीसरा स्टेप क्या है, हमें एक्सेस ऐसे लेनी है कि एक अलोंग दी एक्सेलरेशन और एक परपेंडिकुलर टू दी एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है तो एक अलोंग और एक परपेंडिकुलर, ये हम एक्सेस ले लेंगे। ये वाली x मान सकते हैं, ये वाली y मान सकते हैं। ओके, x एक्सिस में ना कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन है, तो fx तो हमारा बेसिकली 0 है, ax भी 0 है। y डायरेक्शन में हम बात करते हैं तो ऊपर की साइड क्या है, नॉर्मल फोर्स है, राइट। नीचे की साइड क्या है, mg फोर्स है। तो n माइनस का mg क्या है, ऊपर की साइड फोर्स है। तो फोर्स इक्वल्स टू एफ नेट, बेसिकली मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ, Fy इक्वल्स टू m टाइम्स ay, ये फॉर्मूला लगा रहा हूँ। तो Fy पॉजिटिव में कितना है, नॉर्मल ऊपर की साइड, mg नीचे की साइड, तो माइनस वाला, तो n माइनस का mg ऊपर की साइड, तो ये पॉजिटिव इक्वल्स टू m टाइम्स ay। a कितना है, ऊपर की साइड है, तो a पॉजिटिव। तो ये आपका क्या आ गया, यहाँ से आपकी नॉर्मल फोर्स आ गई बेसिकली m टाइम्स g प्लस a। तो ये आदमी पे जो नॉर्मल फोर्स लग रही है वो आ गई। अगर आप वेइंग मशीन का FVD बनाते हो, अगेन वेइंग मशीन का FVD बनाते हो, तो इस वेइंग मशीन पे एक नीचे की साइड नॉर्मल फोर्स लग रही होगी, कौन लगा रहा होगा, आदमी लगा रहा होगा बेसिकली। ओके, इसका अगर कुछ मास m डैश कह देता हूँ, तो अर्थ लगा रही होगी m डैश g, अर्थ लगा रही होगी कुछ m डैश g। इसका अगर मैं मास वेइंग मशीन का कह देता हूँ कुछ m डैश है, और एक इस पर नॉर्मल फोर्स ऊपर की साइड लग रही होगी, जो कि कौन लगा रही होगी, लिफ्ट लगा रही होगी। तो इसे मैं 1 कह देता हूँ, इसे 2 कह देता हूँ, ये n1 है। तो ये क्या है, वेइंग मशीन का FVD, और इसके ऊपर एक एक्सेलरेशन होगी a ऐसे, ये एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम है। तो हमें क्या करना है, तो हमें तो सिर्फ क्वेश्चन में कितना निकालना है, वेइंग मशीन पे हमें कितना वेट मेजर हो रहा है वो निकालना है। तो मैंने क्या कहा, वेइंग मशीन क्या मेजर करती है, नॉर्मल फोर्स मेजर करती है, जो कि आदमी लगाता है वेइंग मशीन पे, वो वाला फोर्स मेजर करती है। तो आदमी ने वेइंग मशीन पे कितना फोर्स लगाया, ये n1 वाली फोर्स लगाई है। तो मुझे तो बस ये n1 का रिजल्ट चाहिए, n1 आ जाएगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो n1 मैं यहाँ से निकाल ही चुका, तो ये n1 ये वाला n1 के इक्वल होगा, अपोजिट क्या कहते हैं, एक्शन रिएक्शन फोर्स से भी देख सकते हो, अपोजिट इक्वल मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन, या फिर वैसे भी नॉर्मल आपको भी पता है। तो n1, तो आपके पास बेसिकली वेइंग मशीन नॉर्मल कितना देगी, m टाइम g प्लस a आंसर आ गया। ओके, इसमें आप उल्टा भी कर सकते हो, सेकंड केस ले सकते हो। सेकंड केस क्या है, जो आपकी एक्सेलरेशन है वो नीचे की डायरेक्शन में है बेसिकली। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं सेकंड केस लेता हूँ अगर मैं,
तो ऊपर की साइड नॉर्मल फोर्स अब भी रहेगी आदमी पे, नीचे की साइड mg फोर्स अब भी रहेगी आदमी पे, लेकिन एक्सेलरेशन अब नीचे की साइड आ जाएगी। तो अगर मैं इसमें अपना वो लगाता हूँ F इक्वल्स टू ma वाला, तो नीचे की साइड बात कर लेता हूँ, तो mg माइनस n इक्वल्स टू ma, या फिर इसे मैं बात कर लेता हूँ n इक्वल्स टू m टाइम्स g माइनस a, जो आपकी नॉर्मल फोर्स आदमी पे इतनी लगा रही है वेइंग मशीन। अब वेइंग मशीन पे आदमी कितनी लगा रहा है, n1 वो सेम ही होती है, तो बेसिकली ये आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर लिफ्ट ऊपर की साइड जा रही है तो आपको दिख रहा है वेट आपका बढ़ गया, g प्लस a हो गया, बेसिकली mg प्लस ma, कुछ ma क्वांटिटी बढ़ गई वेट की। और जब कहाँ नीचे की साइड जा रही है तो वेट कम हो गया। ये आप मतलब नॉर्मल भी सोच सकते हो, आपको मतलब सोचो अगर लिफ्ट को आप इमेजिन करो, लिफ्ट में खड़े हो और लिफ्ट की बहुत ऊपर से बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो आप क्या करोगे एकदम से, लाइक जब बहुत तेज़ी से लिफ्ट ऊपर जाएगी तो आपको लग रहा है ना कि आप ज़मीन से, लिफ्ट का जो ग्राउंड है उससे लाइक चिपट, मतलब बिल्कुल उस पर हो जाओगे, उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा नीचे ग्राउंड पे, है ना, ग्लू हो जाओगे बेसिकली सरफेस से नीचे लिफ्ट की। और अगर लिफ्ट क्या कहते हैं नीचे जाने लगती है बहुत तेज़ स्पीड से, तो आप हवा में उड़ने लगोगे एक तरीके से, आपका सिर जो है लिफ्ट के ऊपर वाले पोर्शन पे लग जाएगा, टच हो जाएगा। तो ये केस है। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन क्वेश्चन था। इसमें हमने बेसिकली नॉर्मल कुछ भी नहीं किया, एक डायरेक्शन में मोशन था, सारे स्टेप हमने लगा दिए, और क्या कहते हैं एक हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखा कि जो वेइंग मशीन है वो नॉर्मल फोर्स में से कर दिया। वेल डन। आगे चलने से पहले एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट लिखते हैं, ये स्टेटमेंट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप क्रॉस मार्क करके, तो मतलब ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ऑब्वियस होती हैं, लेकिन बहुत ऑब्वियस भी नहीं होती, लेकिन एक बार करने लगोगे तो ऑब्वियस लगने लगती है, लेकिन अगर आपको किसी ने ना बताया तो ऑब्वियस नहीं लगती। तो ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्टेटमेंट्स। तो जो वाला स्टेटमेंट मैं लिखवाने जा रहा हूँ, अगेन ये इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। तो क्या स्टेटमेंट है, इफ़ ए बॉडी इज इन कॉन्टैक्ट, if a body is in contact with a fixed plane, तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक तो कॉन्टैक्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक फिक्स प्लेन इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो एक बॉडी अगर कॉन्टैक्ट में, किसके साथ कॉन्टैक्ट में, फिक्स प्लेन के साथ कॉन्टैक्ट में, देन द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी is parallel to the contact surface। तो क्या स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि अगर कोई बॉडी एक फिक्स्ड प्लेन के साथ कांटेक्ट में है, तो जो नेट एक्सेलरेशन होगी उस बॉडी की, जब तक वो कांटेक्ट में है, बेसिकली कांटेक्ट वर्ड इसलिए इंपॉर्टेंट है, एक बार कांटेक्ट हट गया तो नेट एक्सेलरेशन किसी भी डायरेक्शन में होती है, लेकिन जिस पॉइंट तक वो कांटेक्ट में है उस सरफेस के साथ, और वो सरफेस क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड होनी चाहिए। अगर वो सरफेस हिलती डुलती होगी तो अगेन कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर ये दोनों कंडीशन बॉडी जो है मतलब निभा रहा है कि कांटेक्ट में है और फिक्स सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो मैं पक्के से कह सकता हूँ कि जो बॉडी की नेट एक्सेलरेशन होगी वो उस सरफेस के पैरेलल होगी। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल जैसे एक लेते हैं, तो ये अगर हमारा नॉर्मल ग्राउंड है और ये डब्बा रखा हुआ है, डब्बा है और इस पर कुछ एफ फोर्स ऐसे लग रही है, तो मैं कह सकता हूँ, तो अगर मुझे इसका एफ बनाना होता तो सिंपल एक नीचे की साइड में फोर्स कह देता एम जी हो गई डब्बे की, ऊपर की साइड में कह देता नॉर्मल हो गई, एक एफ फोर्स में ये कह देता है यहाँ पे लग रही है। देन अगला स्टेप क्या था, एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बनाना है। आपको क्वेश्चन में मान लो गिवन नहीं है कि एक्सेलरेशन किधर है क्या है, तो आपको इस क्वेश्चन में एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बनाना है। तो अगर आपको ये स्टेटमेंट क्लियर नहीं था तो शायद यहाँ पे आप एक सेकंड के लिए कंफ्यूज आते, तो एक्सेलरेशन में कहाँ बनाऊँ, किधर होगी एक्सेलरेशन, ऐसे कंफ्यूज आते, या फिर आप सोचने लगते कि एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में होगी, फोर्स के साथ वाली डायरेक्शन में। ऐसा आपके एकदम से मतलब पहला दिमाग में थॉट कुछ ऐसा आता है कि एक्सेलरेशन कुछ लाइक एंगल पे होगी, ऐसा आपका दिमाग में थॉट आ सकता है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता ये एकदम से, मुझे तो पता है, अगर मुझे एकदम से ये ना पता होता तो सबसे पहला स्टेप मेरे दिमाग में कुछ ऐसा आता कि अच्छा ये बॉडी कुछ ऐसे चलेगी, तो मैं मतलब कुछ ऐसे कर देता हूँ, कुछ ऐसा मैं दिमाग में सोचता इंट्यूशन से, जो कि इंट्यूशन गलत होते हैं, क्योंकि इंट्यूशन विदाउट नॉलेज गलत इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन विद नॉलेज अच्छा वाला इंट्यूशन होता है। लेकिन अब मुझे नॉलेज पता है, तो मुझे पता है कि अच्छा कुछ एफ का कंपोनेंट इधर होगा इस फोर्स का अलॉन्ग दी ये वाली एक्सिस,
कुछ एफ का कॉन्टोन जो कंपोनेंट है वो ऊपर वाली साइड डायरेक्शन में होगा, देन फिर कुछ ये प्लस माइनस हो रहा होगा ऊपर वाली डायरेक्शन में, जिसकी वजह से कुछ काटा पीटी करके वो बॉक्स जो है वो नीचे ही रहने वाला है। ओके, और इधर वाली वजह से जो मतलब फाइनली मेरी एक्सप्रेशन ऐसे आने वाली है। ये अब मुझे पता है, एक तो मुझे लाइक ऐसे पता है कि एफ़ को मैं रिजॉल्व करूँगा वगैरह वगैरह, और अगर उससे भी नहीं पता तो आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है बेसिकली कि बॉडी अगर कांटेक्ट में फिक्स सरफेस, तो ये बॉडी है, ये कांटेक्ट में है क्या? हाँ है, एटलीस्ट हम अभी तक मान रहे हैं कांटेक्ट में है। हमें पता है कि अगर ये फोर्स में बढ़ाता जाऊँगा तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे कांटेक्ट से हट जाएगी, लेकिन अगेन जैसे ही कांटेक्ट से हटेगी फिर आप स्टेटमेंट वन लगा ही नहीं सकते। देखा स्टेटमेंट वन का जादू क्या है कि जब तक कांटेक्ट में, जब तक ये स्टेटमेंट वन लागू है, तो अगर कांटेक्ट में है मतलब नॉर्मल आप फोर्स लगा रहे हो, कांटेक्ट में होगी तो नॉर्मल भी नहीं लगेगी, कांटेक्ट अगर नहीं होगा तो सॉरी, तो अगर कांटेक्ट में है नॉर्मल फोर्स आप लगा रहे हो, एफवीडी आप बना रहे हो, तो आपका ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि कांटेक्ट में और ये आपकी सरफेस फिक्स प्लेन है, तो एक्सेलरेशन में कह सकता हूँ मेरी इस पैरेलल होगी ग्राउंड के साथ। तो ये एक ऑब्वियस चीज़ भी है, आपको शायद दिखने भी लगेगी थोड़े टाइम में क्वेश्चन करते करते कि ऑफकोर्स एक्सेलरेशन ऐसी तो होने वाली है, तो ये मतलब थोड़ा सा करने के बाद प्रैक्टिस आपको ऑब्वियस लगने लगेगा, और स्टेटमेंट लगाने के बाद ऑब्वियस लगने लगेगा। ओके, तो मैं यही कहना चाहता था बस इसमें, तो ये हम ऐसे लगा सकते हैं। तो एक्सेलरेशन मेरी इस डायरेक्शन में होगी पैरेलल टू दी सरफेस। पैरेलल टू दी सरफेस एक्सेलरेशन है मेरी। तो ये एक स्टेटमेंट है, इसे याद रखेंगे, आगे क्वेश्चंस में हम बहुत जगह लगाने वाले हैं, तो ठीक है। कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, मतलब स्टेटमेंट हो गया। ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बेसिस पे क्वेश्चन है। तो ये आपकी छत है बेसिकली, ये आपकी एक पुली वाला क्वेश्चन है, पुली वाली काफ़ी टाइम से हमने किया नहीं है, ये पुली है। ओके, ये आपकी बेसिकली रोप है या फिर स्ट्रिंग है, जो भी आपको कहना है। ये इस पे दो ब्लॉक टंगा है, इसका मास m1 है, इसका मास कुछ m2 है। तो आपको दिख रहा है कि अगर ये मास इक्वल होते हैं तो सब रेस्ट पे होता है ना, ऑफकोर्स तराजू जैसे समझ सकते हो कि अगर दोनों साइड क्या होते हैं, सेम मास होता है, दोनों साइड सेम वेट होता है एक तरीके से, तो जो तराजू है वो आपका बैलेंस कर जाता है, एक रुक जाता है, बेसिकली मूव नहीं कर रहा होता। लेकिन अगर मास इक्वल होता है तो तराजू ऑफकोर्स मूव करता है। अगर m2 ज़्यादा है तो तराजू नीचे की साइड मूव करेगा, m1 ज़्यादा है तो तराजू इधर की साइड मूव करेगा, राइट। तो ये आपका सिनेरियो है कि m1 और m2, तो आप एक को किसी को भी ज़्यादा मान सकते हो, मैं यहाँ पे m2 को ज़्यादा मान रहा हूँ, m2 मान लेते हैं m1 से ग्रेटर है। ओके, तो मुझे पता है अगर m2 m1 से ग्रेटर है तो ये m1 ऊपर की साइड जा रहा होगा, m2 नीचे की साइड आ रहा होगा, तो m2 पे जो एक्सेलरेशन होगी वो नीचे की साइड होगी ऐसे a, और जो m1 पे एक्सेलरेशन होगी वो ऊपर की साइड होगी ऐसे a। और एक्सेलरेशन सेम क्यों होगी? क्योंकि बेसिकली जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो तो सेम रहने वाली है ना, तो जितना वो नीचे आएगा उतना ही ये ऊपर जाएगा, तो जितनी रेट से ये नीचे आएगा उतनी रेट से ही ये ऊपर जाएगा। ओके, तो मतलब एक्सेलरेशन बेसिकली सेम रहने वाली है, और वेलोसिटी भी सेम रहने वाली है, लेंथ मतलब सब कुछ सेम रहने वाला। अगर ये 5 मीटर नीचे आया तो ये 5 मीटर ऊपर जाएगा, अगर ये 5 मीटर पर सेकंड से नीचे आया तो ये 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर जाएगा, और अगर ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है तो वो ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तीनों चीज़ सेम रहने वाली है क्योंकि लेंथ सेम रहने वाली है ऑफकोर्स। तो ये हो गया, तो ये हमारी इनिशियल कंडीशन हो गई। तो कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व? बेसिकली एफवीडी बनाएंगे, तो m1 का एफवीडी बनाऊंगा मैं नीचे, तो इस पे m1g नीचे की साइड लग रही होगी, ऊपर की साइड क्या लग रही होगी, टेंशन फोर्स लग रही होगी ऑफकोर्स, और एक्सेलरेशन दे रखा है, तो इसका फोर्स बॉडी डायग्राम हो गया। तो इसका मैं क्या बना सकता हूँ, इतने पोर्शन के पे मैं इक्वेशन लगा सकता हूँ बेसिकली t माइनस का m1g इज इक्वल्स टू m1 टाइम्स a, ये लगा सकता हूँ। एक्सेलरेशन क्योंकि ऊपर की साइड है तो t माइनस का m1g इसको टू m1 टाइम्स a, ये मैं लगा सकता हूँ। ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई फ्रॉम m1 ब्लॉक। m2 का एफवीडी बनाता हूँ, तो m2 पे नीचे की साइड m2g लग रही होगी, और ऊपर की साइड अगेन सेम टेंशन रहती है पूरी स्ट्रिंग में, आपको याद होगा, तो ऊपर की साइड टेंशन लग रही होगी। तो m2 इसका बनाऊँगा तो m2g माइनस t इक्वल्स टू m2 इंटू a, ये आपकी दूसरी इक्वेशन आ गई। तो यहाँ से आपको क्या निकाल सकते हो, m1 पता है, g पता है, m2 पता है, g पता है, टेंशन और एक्सेलरेशन नहीं पता, तो इन क्वेश्चन से आप दोनों से दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आप इन दोनों को अगर ऐड करोगे पहली और दूसरी को,
तो क्या आएगा m2g माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1 प्लस m2 टाइम्स है, तो m1 प्लस m2 नीचे ले जाता है, m1 प्लस m2 टाइम्स ए, जो ए है वो इधर रह गया। तो आपके पास एक्सलेशन की वैल्यू यहाँ से आ गई, राइट। और अगर यहीं से फिर हमें टेंशन, फाइनली टेंशन निकालनी है, तो टेंशन कितनी आएगी, किसी में भी पुट कर सकते हो आप ये एक्सलेशन की वैल्यू बेसिकली। तो ये एक्सलेशन की वैल्यू आपने टेंशन निकालने तो सिंपल ऐसे कर दो, ऊपर वाले इस पहली वाली क्वेश्चन में m2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो m2 टाइम्स t माइनस m1 इंटू m2g इक्वल्स टू m1 इंटू m टर्म a आ जाएगा। नीचे वाली में m1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये m1 इंटू m2g सेम वाली टर्म बनेगी, ये m1t बनेगा, ऊपर m2t बना था, और ये नीचे सेम बनेगा m1 इंटू m2 टाइम्स a। तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे अगर, तो t और ये वाली t वाली, ये कि m1t है, ये ये m2t था, ये m1t था, सब्ट्रैक्ट करा तो ये हो गया आपका m1 प्लस का m2 टाइम्स t, ठीक है। और ये कितना था m1 m2g, और ये भी m1 m2g था, तो ये माइनस का था, ये भी माइनस का होगा, सब्ट्रैक्ट किया है, और टोटल उधर जाके हो जाएगा प्लस का, तो 2 टाइम्स m1 इंटू m2g। तो ये अगर m1 m2 यहाँ से हटा दो तो m1 m2 यहाँ पे देंगे प्लस का, तो 2 टाइम्स m1 इंटू m2 टाइम्स g डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, 2m1 m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 टाइम्स g। ये टोटल आपकी टेंशन आती है इस क्वेश्चन में। बेसिकली सॉल्व कर सकते हो, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल है, मैं क्या ही कर रहा हूँ, आप खुद ही कर सकते हो वाली चीज़। तो इंपॉर्टेंट क्या था, एफवीडी बनाना इंपॉर्टेंट था, और मैंने कैसे आपको एक्सलेशन दिखाई वो इंपॉर्टेंट है टेंशन वाले क्वेश्चन में, कि अब स्ट्रिंग्स वाले क्वेश्चन में कैसे हम एक्सलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको दिखा दिया यहाँ पे। तो ये सबसे बेसिक स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन था, जहाँ पे बेसिकली इक्विलिब्रियम नहीं है और एक्सलेशन हो रहा है, तो m1 और m2 कुछ अलग है, तो वहाँ पे हमारे एक्सलेशन ये। तो बल्कि अगर आपको रिजल्ट याद रहे तो याद रखना बड़ा सिंपल है, रख सकते हो। और अभी मैं आपको इसमें एक आध क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर मैं आपको एक्सलेशन निकालने की एक बड़ी प्यारी सी ट्रिक बताऊँगा। तो वो अभी शॉर्टकट स्टार्ट नहीं किया, अभी तो हम सबसे पहले तो बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हैं ना। शॉर्टकट कब यूज़ करते हैं, जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। तो अभी हम नॉर्मल तरीके से करेंगे, अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करेंगे। जब आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग होंगे, फिर जब आप शॉर्टकट लगाते हो तो आपको पता होता है शॉर्टकट क्यों लग रहा है। शॉर्टकट का भी एक तरीका होता है लगने का, तो आपको वो शॉर्टकट जनरली, अगर आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होता है कहाँ से शॉर्टकट आया है, क्यों लगा सकते हैं हम ये शॉर्टकट, किस कंडीशन में लगा सकते हैं, ये सब आपको जानकारी मिल जाती है क्योंकि आपके बेसिक स्ट्रॉन्ग है। तो अभी हम कुछ शॉर्टकट नहीं लगा रहे, बेसिक तरीके से कर रहे हैं। एफवीडी बनाया, क्या कहते हैं, इक्वेशंस लिखी, सॉल्व किया इक्वेशंस के लिए, मास, टेंशन और एक्सलेशन की वैल्यू निकाली। वेल डन। ओके, हमने वेइंग मशीन की बात कर ली, हमने नॉर्मल, आपने पुली वाला क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब एक और क्वेश्चन करते हैं वेइंग मशीन जैसे ही, जो कि है स्प्रिंग बैलेंस। अगेन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेइंग मशीन जैसे ही है, वह सिंपल है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्प्रिंग बैलेंस। तो वो क्या क्वेश्चन होता है, तो ये एलिवेटर वाला ही फंडा बनाता है, बेसिकली एलिवेटर वाला फंडा बनाता है। तो जो स्प्रिंग बैलेंस होता है, ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्प्रिंग बैलेंस को, और यहाँ पे कुछ एक ब्लॉक टंगा हुआ है और उसका कुछ मास m है, ओके। और ये ऊपर की साइड जा रही है एलिवेटर a एक्सेलरेशन से, ओके। तो जो स्प्रिंग बैलेंस है, जो रीडिंग शो करता है, वो क्या रीडिंग शो करता है, जो इसकी जो रीडिंग होती है, रीडिंग जो होती है वो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस क्यों यूज़ करते हैं, वही अगेन वेट मेजर करने के लिए स्प्रिंग बैलेंस यूज़ करते हैं। तो अगर आप नॉर्मल सरफेस पे खड़े हो, ग्राउंड पे खड़े हो, और आप स्प्रिंग बैलेंस को पकड़े हो, तो जितना वेट आता है वो उसका जो वेट होता है वो ही शो कर रहा होता है। लेकिन अगेन जब आप एलिवेटर में ये काम करोगे और एलिवेटर अगर ऊपर जा रही है, तो वो वेट चेंज हो जाएगा। तो आपको कन्फ्यूज़न हो गया कि वेट चेंज कैसे हो गया। तो अगेन जो स्प्रिंग बैलेंस होता है वो वेट मेजर नहीं करता है, एग्जैक्टली टेंशन मेजर करता है। यहाँ पे टेंशन, जैसे वेइंग मशीन नॉर्मल मेजर करती है, स्प्रिंग बैलेंस, ये जो छड़ी है, ये जो बेसिकली स्प्रिंग है, इसमें टेंशन कितनी है वो मेजर करता है। तो जो टेंशन है वो चेंज हो रही है क्योंकि एलिवेटर मूव कर रही है। तो ये मतलब जादू है कि क्यों चेंज होता है वेट जब स्प्रिंग बैलेंस से मेजर करते हैं, क्या कहते हैं, एलिवेटर में। तो यहाँ पे बेसिकली हमें टेंशन निकालनी है, जो टेंशन है वो रीडिंग देती है और जो एक्चुअल वेट है वो कुछ और होता है। तो अगर मैं इसका ब्लॉक का एफवीडी बनाता हूँ, m मास का ब्लॉक है, नीचे की साइड ऑफ कोर्स mg लग रही होगी, ऊपर की साइड ऑफ कोर्स टेंशन लग रही होगी, एक्सेलरेशन ऊपर की साइड है, फोर्स बॉडी डायग्राम बनाया, एक्सेलरेशन बॉडी डायग्राम बनाया, एक्सिस अलॉन्ग द एक्सेलरेशन और परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन दी। परपेंडिकुलर में ना कोई फोर्स है ना कोई एक्सेलरेशन है, ओके, पर पैरेलल में है, ठीक है। तो ये हमारा ये हो गया। तो t माइनस का mg इक्वल्स टू ma। तो जो टेंशन आई वो आपकी m टाइम्स g प्लस ए आई। तो रिजल्ट तो सेम से ही आया बेसिकली,
जो वेइंग मशीन का रिजल्ट होता है, बेसिकली वेइंग मशीन भी अगर एलिवेटर ऊपर की साइड चल रही होती है तो क्या कर देती है, आपका ज़्यादा शो करती है वेट, और जो स्प्रिंग बैलेंस है वो भी अगर एलिवेटर ऊपर की साइड शो कर जा रही होगी तो ज़्यादा वेट मेजर करेगी, सेम m टाइम्स g+a। और अगर नीचे की साइड हो रही होती, अगर ये उल्टा कर देता हूँ क्वेश्चन, टेंशन अगेन ऊपर लग रही है, नीचे mg लग रहा है, फोर्स वाटर डायग्राम तो सेम है, लेकिन एलिवेटर क्या जा रही है, नीचे की साइड जा रही है। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट है एक्सलेशन नीचे की साइड है, ठीक है। सेकंड पार्ट कर लेते हैं, एक्सलेशन नीचे की साइड है, तो इसका FVD बना, तो ये बना एक्सलेशन वाली डायग्राम, ये बना। तो ये क्या होता है, mg माइनस टी इक्वल्स टू ma ऑफकोर्स। तो टेंशन कितनी आती है यहाँ पे, m टाइम्स g माइनस है। तो आपको जो स्प्रिंग बैलेंस है वो जो टेंशन शो करता वो कुछ कम शो करता, तो आपका जो वेट मेजर होता वो बेसिकली कम मेजर होता जब एलिवेटर हमारी नीचे की साइड जा रही थी। तो ये आपके आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर में मैंने आपको, मतलब आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, स्प्रिंग बैलेंस, वेइंग बैलेंस इंपॉर्टेंट है, बेसिक पुली का क्वेश्चन करवाया ताकि आपको थोड़ी सी फील आ जाए, और मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ सेकंड लॉ ऑफ मोशन की बेसिकली एप्लीकेशंस वाले क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करते हैं इन क्वेश्चंस को। तो आज बेसिक चैप्टर था, सिंपल क्वेश्चन से, कल से थोड़ा और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली। तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू।